हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है 6 जनवरी की, जिसमें हम लोग करेंगे 30 में से सिर्फ 15 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के। आपको पता है कि हम लोग 15 ही क्वेश्चन करते हैं, यानी कि एक शिफ्ट को 2 क्लासों में समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास हमारी 6 जनवरी की रहने वाली है। जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, 21 और 22 में एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उससे संबंधित क्लास है। हम लोग कर रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप लोग नियमित रूप से इस क्लास को देखिए। यहाँ से आपको डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके इस साल जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर या फिर जनवरी में, उसमें। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उसको शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार हमारी इस क्लास को अपने सभी साथियों के पास में, मित्रों के पास में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जितने भी लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, अगर आपको इसी प्रकार की सीरीजें चाहिए, सबसे पहले हम लोग हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ईवीएस के भी हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2021 और 22 में, वो सारे के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब कर रहे हैं हमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के, और साथ साथ में करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के। अगर आपको ये सभी क्लासें चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो आपके पास में हमारी नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपकी कई सारी क्लासें मिस हो सकती हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि इस बार जो आपका एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, उसमें बहुत सारी शिफ्टें हुई थी 22 से 23। जो इस बार एग्जाम होने वाला है, उम्मीद है कि इन सारी शिफ्टों से मिला करके ही आपके पेपर बनेंगे, यानी 2 से 4 शिफ्टों को मिला करके एक पेपर बना लिया जाएगा और आपके सामने रख दिया जाएगा। तो जब हम लोग अपने उन सभी क्वेश्चनों को कर ही लेंगे, तो हो सकता है कि हमें 2 से 4 या फिर 4 से 5 क्वेश्चन याद भी रहें 30 में से, तो आपको एक बड़ा फ़ायदा भी यहाँ से हो सकता है, अगर आप हमारी सभी क्लासों को देख रहे हैं प्रीवियस ईयर वाली। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। आराम से पढ़िए, आप लोग आराम से क्वेश्चन को पढ़ा करिए और उसके बाद में सोचिए समझिए और आंसर कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा जो हमारी नीति आई थी 2020 में, पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है, आपको ये बताना था। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत, चौथा ऑप्शन लिखा था मातृभाषा या फिर घर की भाषा। सभी लोग आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। और एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए, 1 से लेकर के 15 तक के नंबर लिख लीजिए और लास्ट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए, कितने नहीं कर पाए। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मातृभाषा और घर की भाषा। आसान क्वेश्चन था, सभी लोगों ने उम्मीद है सही आंसर कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं? सभी लोग बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपके ऑनलाइन एग्जाम में। ये लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? पहला ऑप्शन लिखा है व्यवहारवादी कक्षा कक्ष की, दूसरा ऑप्शन लिखा है सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष की, तीसरा ऑप्शन लिखा है शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष की, चौथा ऑप्शन लिखा है पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष की। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर कर भी लिया होगा और सही आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा उनका। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन और अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 लिखा था व्यवहारवादी कक्षा कक्ष की, तो यहाँ पर व्यवहारवादी कक्षा कक्ष में आपको लचीलापन देखने को मिले, ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जबकि ऑप्शन नंबर 3 देखिए लिखा है शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष, तो शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष की यहाँ पर बात नहीं हो रही थी, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 लिखा है पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष निगेटिव वे में चला जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन बच गया था सिर्फ ऑप्शन नंबर 2। अगर आपने काट लिए थे तो आपका ये जो आंसर है बहुत आराम से निकल आया होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करता है या फिर करेगा? सभी लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और आंसर कर लीजिए। पहला ऑप्शन लिखा है मानकीकृत व एक समान, दूसरा ऑप्शन लिखा है पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित। देखिए पहला ऑप्शन सभी लोग देखिए, क्या आपको लग रहा है पहला ऑप्शन होगा इसमें? मानकीकृत हमने आपको बहुत बार बताया, काट दीजिए। पूरी तरह से परीक्षाओं, आप सिर्फ पेपर ही करवाते रहेंगे और कुछ नहीं करवाएंगे, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 लिखा है पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, तो पूरी तरह से जहाँ पर आ जाए निगेटिव वे में अधिकतर आता है, तो इसको भी काट देंगे। अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं ऑप्शन नंबर 4 के अलावा। लिखा है संलग्न व संदर्भित, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है।
किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? संलग्न व संदर्भित, यानी सभी को आपको एक साथ में लेकर के चलना है और क्या करना है, संदर्भित होकर के आपको क्या करना है, पढ़ाना है। जो भी कुछ पढ़ाना है अच्छी तरीके से पढ़ाना है, बताना है और सभी को साथ में रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका क्या लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ये दूसरा क्वेश्चन बन गया है आज की शिफ्ट में। देखिए लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण करना। रटने की क्षमता का परीक्षण करना, जहां पर भी देखने को मिल जाए रटना पटना, ये सब आंसर आपको काट देने हैं। रटने की क्षमता का मूल्यांकन करना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, किसी भी शिक्षा का नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन लिखा है आपका पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना। याद रखने की क्षमता, रटने की क्षमता एक ही बात है। याद रखने की क्षमता को नापना भी यहाँ पे नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन लिखा था बच्चों को सीखने की क्रिया में मदद करना। बच्चे किस प्रकार से सीखेंगे, उनको किस प्रकार से बताया जाए, किस प्रकार से पढ़ाया जाए, तो उसमें मदद करना जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 लिखा है पूरे देश में बच्चों की तुलना। तो बच्चों की तुलना में कभी भी नहीं करनी होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोगों से उम्मीद है कि सही आंसर कर लेंगे। लिखा है समावेशन का क्या अर्थ है? सभी लोग बताइए एक बार, समावेशन का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन लिखा है सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। दूसरा ऑप्शन लिखा है अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना। तीसरा ऑप्शन लिखा है भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना। चौथा ऑप्शन लिखा है भागीदारी और जुड़ाव के समान असमान अवसर देना। लिखा है ये देखिए, और यहाँ पे समान होता तो हो सकता था आंसर सही हो जाता, असमान अवसर आ गया तो ऑप्शन नंबर 4 पहले आपको काटना है। उसके बाद में आपको ऑप्शन नंबर 3 भी काटना है, भेदभाव को बढ़ावा देना। ये देखिए, तो भेदभाव को बढ़ावा क्यों देना है आपको? इंडिया पाकिस्तान का युद्ध थोड़े यहाँ पे करवाना है क्लास में। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 2 देखिए लिखा है अनुचित प्रयास। अनुचित प्रयास आप करोगे, अलगाव पैदा कर दोगे क्लास में। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। समावेशन का अर्थ क्या है? सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। आपको उनकी सामाजिक पहचान को एक किनारे कर देना है कि बालक कहाँ से आया है, किस कास्ट का है, किस वर्ग का है, अमीर है, गरीब है, इससे कोई मतलब नहीं रखना है। अगर बालक आपकी क्लास के अंदर आया है तो आप अगर एक टीचर हैं तो आपको सभी बालक को एक दृष्टि से देखना है कि वो सभी क्या हैं, आपके विद्यार्थी हैं। आपको इससे कोई मतलब नहीं है उसका सामाजिक परिवेश क्या है, वो कहाँ से आया है, गरीब है, अमीर है, तो इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। लिखा है विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? आपको ये बताना है किससे बचना चाहिए। सभी लोग बताएंगे क्या सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। पहला ऑप्शन लिखा है हर विद्यार्थी को पहचाने और उसका सम्मान करें। ये तो आपको करना है, इससे आपको बचना नहीं है, ये आपको करना है। यहाँ पे आपको निगेटिव आंसर निकालना है, यानी नॉट पूछा गया है। किससे बचना का मतलब होता है क्या आपको नहीं करना है, ये आपको बताना है। आगे लिखा है प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सभी लोग इसको दोबारा से पढ़िए। लिखा है प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता। क्या आप ऐसे बच्चों को प्राथमिकता देंगे या फिर ऐसे समूहों को प्राथमिकता देंगे जो कैसे हैं, जिन्होंने समाज में या फिर आपके स्कूल में या फिर आसपास अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा है, अपनी शक्ति का परीक्षण करते हैं, शक्तिशाली हैं, पैसे वाले हैं, बड़ी कास्ट के हैं? तो आपको यही नहीं करना है, आपको इसी से बचना है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर 3 देखिए लिखा है शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ाई बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आपको कई प्रकार से पढ़ाना है। जबकि ऑप्शन नंबर 4 लिखा है कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पे निगेटिव पूछा गया था तो निगेटिव ऑप्शन नंबर 2 है सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? सभी लोग इसका आंसर करिए एक बार, क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी लोगों ने कर लिया होगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही बनेगा। किससे जुड़ा है? पढ़ना से संबंधित होता है। डिसलेक्सिया, पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो उसमें क्या होता है? डिसलेक्सिया। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए। देखिए क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। सभी लोग आंसर करिए क्या इसका सही आंसर है। क्वेश्चन को देखिए एक बार और पढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभाव होगा, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा था, अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दें। जहाँ पे केवल आ जाएगा वो आपको काट देना है। कई बार हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल भी नहीं होगा आपका। अब आपको सेकंड देखना है। लिखा है, विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी, ये कैसे आप जान लेंगे कि बालक के अंदर क्षमता की कमी है या फिर नहीं है, तो आपको ये भी नहीं मानना है, इसको भी उड़ा दीजिए आप लोग। आगे लिखा है, बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य दें। उनको बहुत लंबे लंबे यानी कि ऐसे कार्य करवाएं जो बहुत बड़े बड़े हों और बार बार करवाते रहें एक ही कार्य को, ये भी नहीं होगा। अब बच कौन सा गया? ऑप्शन नंबर 4 बच गया है, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सूचना प्राप्त करने के लिए आपको क्या करने हैं? कई सारे विकल्प उनको प्रदान करने हैं। समावेशन सुनिश्चित करने में आपको यही सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प आपको देने हैं। ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया इस क्वेश्चन के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, प्रतिभावान विद्यार्थी, ऐसा विद्यार्थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा है, उसके लिए आपको बताना है क्या इसमें सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा है, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा है, अपने आयु स्तर से नीचे, आयु स्तर से नीचे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर। जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आयु स्तर के ऊपर के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नीचे लिखा है तो इसको आप काट सकते हैं। उसके बाद में लिखा है, सरल और आसान कार्य को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो सरल आसान कार्य वो नहीं चुनते हैं, वो थोड़ा सा जटिल कार्य चुनते हैं करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 भी कट गया आपका। 4 ऑप्शन लिखा है, मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। तो समझ का अभाव बिल्कुल भी नहीं होता है, वो लोग बहुत आराम से हर चीज़ को समझ लेते हैं। वो कैसे विद्यार्थी हैं? वो एक प्रतिभावान विद्यार्थी हैं। तो उनकी ये क्वालिटी है कि उनके अंदर क्या होती है, बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज़ को समझने की, करने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। जानकारी को बहुत ही जल्दी और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया था, इसके लिए उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए इनकी कुछ पहचान बताई गई हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं और लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। अगर कोई बालक प्रतिभावान होगा तो उनके अंदर पहले नंबर पर इन बालकों की बुद्धि लब्ध 140 या इससे ऊपर की होती है। दूसरा जो नंबर लिखा है वो लिखा है, प्रतिभाशाली बालक शीघ्रता से किसी कार्य को सीख लेते हैं। उसके बाद लिखा है, ये बालक अपनी आयु से बड़े बच्चों से मित्रता रखना पसंद करते हैं। अगला कारण लिखा है, ये बालक तार्किक रूप से अधिक प्रखर होते हैं। तार्किक का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, तर्क करना, किसी भी चीज़ के बारे में अपने टीचर से पूछना या फिर अपने साथियों से पूछना या फिर उनसे कोई चीज़ पूछना या फिर उनको कोई चीज़ बताना, अपने घर परिवार में पूछना। तो तार्किक रूप से अधिक प्रखर होते हैं। इन बालकों की रुचियाँ अलग ही होती हैं। प्रतिभाशाली बालक अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, यानी कि हर चीज़ को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो लोग उत्सुक रहते हैं और महत्वाकांक्षी होते हैं। इन बालकों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है। वो लोग हर एक चीज़ को कई तरीके से करने की कोशिश करते हैं और नए-नए आविष्कारों को करने की कोशिश करते रहते हैं। आगे लिखा, ये बालक कठिन कार्यों को करने में रुचि रखते हैं। वो लोग ऐसे कार्य को चुनते हैं जो थोड़ा-सा जटिल हो और कठिन हो। आगे देखिए 9 नंबर जो है आपका ये लिखा है, ये बालक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक दृष्टि से अन्य बालकों में क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। उसके बाद लिखा, ये बालक समय नष्ट करना पसंद नहीं करते हैं। ये लोग क्या नहीं करते हैं? समय नष्ट नहीं करते हैं खेलने में, कूदने में। ये क्या करते हैं? अगर खेलने भी जाएँगे तो वहाँ पर भी वही खेल खेलेंगे जो उनके काम के खेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि ताश खेलने लग गए, कंचे खेलने लग गए, वो सब नहीं खेलते हैं। आगे लिखा, ये बालक चुस्त होते हैं और सूक्ष्म दृष्टिकोण वाले होते हैं। बहुत ही जल्दी किसी चीज़ को मतलब कि ग्रहण कर लेते हैं और इनकी जो सोच होती है, कैसी होती है? सूक्ष्म दृष्टिकोण वाले होते हैं। बड़े-बड़े कार्यों में भी छोटी-छोटी चीज़ों को ये लोग पहचान लेते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। अगला जो नंबर लिखा है, इन बालकों में शब्दकोश की अधिकता होती है। इनके पास में हर एक चीज़ के लिए कई सारे मीनिंग होती हैं। आप उनसे कुछ भी अगर पूछेंगे तो फटाफट आंसर देते चले जाएँगे। शब्दकोश का भंडार होता है इनके पास में है। अंतिम जो पॉइंट लिखा है, ये बालक अन्य बालकों की अपेक्षा कार्यों को शीघ्र सीख लेते हैं। तो ये सारी की सारी पहचान है, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएँ हैं। 13 विशेषताएँ यहाँ पर दी गई हैं। अगर इनमें से कोई भी आपके एग्ज़ाम में आपको मिल जाती है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है और आपका जो आंसर होगा
वही सही होगा। अगर इसमें से कोई विशेषता दी गई होगी तो प्रतिभाशाली बालक ही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डॉट डॉट होना चाहिए। एक शिक्षक है, वो अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से या फिर सहज या फिर आसान अनुमान लगाने के लिए डॉट डॉट होना चाहिए। प्रोत्साहित, अनदेखा, दंडित या फिर अवरुद्ध। सभी लोग बताइए क्या सही आंसर है इसका। आंसर देखते ही आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। क्या करने के लिए? प्रोत्साहित होना चाहिए। लगाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया है बिल्कुल सही है। अनदेखा नहीं करना है, दंडित नहीं करना है या फिर उनको रोकना नहीं है, अवरुद्ध नहीं होना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? पहला ऑप्शन लिखा है विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करने में। दूसरा ऑप्शन लिखा है संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना। तीसरा ऑप्शन लिखा है अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना। चौथा ऑप्शन बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। तो नकल करने के लिए कहना निगेटिव है। यहाँ पर भी यही पूछा गया है निगेटिव किससे बचना, यानी कि नहीं करना चाहिए। तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। आपने कुछ चीज़ बोर्ड पे लिख दी और आपने बोल दिया कि भैया इसको ऐसे ही लिख लीजिए नकल मार के, तो ये हो गया आपका गलत ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। और इसमें भी निगेटिव में पूछा गया है किससे बचना चाहिए। तो आपको बचना है बोर्ड पर लिखने और विद्यार्थियों को इसे बिना समझे ही नकल करने के लिए। इस चीज़ से आपको बच के रहना है। आप लोग इसको याद रखिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या लिखा है, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है, आपको ये बताना है। अगर विद्यार्थी बार बार किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो किस तरीके का पाठ्यक्रम लागू किया जाए कि विद्यार्थियों की फेल होने की जो विफलता है, यानी कि जो वो लोग बार बार फेल हो रहे हैं, तो वो कम हो जाए, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो या फिर जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो। जटिल कर दोगे तो फिर से फेल हो जाएगा। जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, ये भी नहीं होगा। अप्रासंगिक अगर हो जाएगा तो मतलब ही नहीं बचा। फिर आगे लिखा जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो, तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू किया जाए जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, जो बच्चे रोज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, अगर उससे पाठ्यक्रम को जोड़ा जाए तो उनकी फेल होने की क्षमता है, यानी कि जो लोग बार बार फेल हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं, तो उसकी क्षमता में कमी आएगी और उनका सक्सेस का रेट जो है, सफलता का रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया था इस क्वेश्चन के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है आपका, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? सार्थक सीखने के लिए आपको बताना है क्या महत्वपूर्ण है। सभी लोग बताइए एक बार। कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृत का विकास करना। आपको पता ही है कि जहाँ पे प्रतिस्पर्धा देखने को मिल जाती है वहाँ पे क्या हो जाता है? निगेटिव आंसर आ जाता है। तो आपको प्रतिस्पर्धा नहीं करानी है, काट दीजिए इसको। दूसरा ऑप्शन लिखा है बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनके अनुभव क्या हैं, आपको क्या करना है? उनको जगह देनी है। आपको उनके विचारों को सुनना है और उनके द्वारा अनुभवों को क्या करना है? ग्रहण करना है। उसके बाद देखना है कि ये लोग सही कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 देखिए लिखा है जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना। अलग अलग खंडों में प्रस्तुत करना, तो हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर 4 लिखा है ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। हमने अभी क्या बात की थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि बच्चों का सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? इस प्रकार से पाठ्य पुस्तक को बनाना है कि बच्चे का जो पाठ्य पुस्तक हो उसके सामाजिक जीवन से मिलता जुलता हो। यहाँ पे क्या लिखा है कि सामाजिक जीवन से संदर्भ भी नहीं रखता हो, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका गलत हो गया। अब आपका ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ बच गया, तो यही सही है ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के विचार और अनुभवों को जगह देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए लिखा है विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आए थे एग्जाम में। किससे बचना चाहिए का मतलब यही होता है कि निगेटिव आंसर आपको छांटना है। तो सभी लोग बताइए इसमें कौन सा आंसर ऐसा है जो निगेटिव है? फटाफट आंसर निकालिए और सही आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। दूसरा ऑप्शन लिखा था उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। तीसरा ऑप्शन लिखा है पहले जटिल
अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें। चौथा ऑप्शन लिखा है नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आप नया ज्ञान दे रहे हैं, तो बच्चों को जो पिछली क्लास में उससे संबंधित जो ज्ञान दिया गया है उसके साथ जोड़ करके आपको पढ़ाना है, तो ये तो सही है। पहला ऑप्शन दिया था उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। दूसरा लिखा था उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं बच्चे को, अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रही है जो चीज़ किताब में लिखी है, तो आपको क्या चाहिए कि उससे संबंधित और भी कई सारे उदाहरण बच्चों को आप दीजिए जिससे बच्चे को समझ में आ जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। जो इसमें गलत है, जो नहीं होना चाहिए, निगेटिव आंसर आ रहा है, वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 3, पहले जटिल। तो आपको जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है यहाँ पर। जटिल अवधारणाओं से बच्चे कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, आंसर करिए सभी लोग, उम्मीद है सही आंसर करेंगे अंतिम क्वेश्चन का। लिखा है विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी का विकास कर रहा है। निलंबित नकल, आत्म केंद्रिता, अधिसंज्ञान या फिर अति औचित्य। तो सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग बताएंगे। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों से उसकी मदद की या फिर किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने में आपको एक दिन हमने बताया था वो क्या कर रहा है, अधिसंज्ञान कर रहा है। क्या कर रहा है, अधिसंज्ञान कर रहा है। अपने ही द्वारा किए गए कार्य को फिर से याद करना या फिर उसके बारे में सोचना क्या होता है, अधिसंज्ञान करना। कहते हैं कि अपने बारे में जरा सोचिए, अधिसंज्ञान लीजिए अपना। यही होता है कि जो आपने कार्य किया है किस प्रकार से किया है, क्या सही किया क्या गलत किया, ये क्या होता है, अधिसंज्ञान करना। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो अगर आपको जो आपने अभी पढ़ा उसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं आराम से हैं, पढ़िए इसको आराम से। और अगर आपको हमारे क्लास के नोट्स चाहिए तो आपको इसी जगह पे मिलने वाले हैं, मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप पर। जिन लोगों को सीडीपी की क्लास पढ़ने में दिक्कत होती है या फिर कम समझ में आती है या फिर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप पर नोट्स उपलब्ध हैं, ले सकते हैं। यहाँ पर सीडीपी के 150 का नोट्स है, बाकी ईवीएस, हिंदी और सामाजिक विज्ञान का 100 रुपये में नोट्स उपलब्ध हैं। अगर आप ईवीएस और हिंदी का नोट्स बाय करते हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान का नोट्स फ्री में मिल जाएगा, यानी कि कोई भी 2 नोट्स लेने पर आपको तीसरा नोट्स बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। लेकिन जो सीडीपी का नोट्स है वो आपको किसी भी ऑफर के तहत नहीं मिलेगा, वो आपको 150 रुपये में ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जिनको आवश्यकता है वो लोग नोट्स खरीद सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।